अगर किसी एक रीजन से एक फ्लूइड का फ्लो हो, फॉर एग्जांपल इस पाइप से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, तो मान ले फ्लूइड अगर ज्यादा अंदर आए और कम बाहर निकले, तो हम कह सकते हैं चूंकि इस रीजन में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इसका डेंसिटी जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मास जो एंटर कर रहा है वो ज्यादा है और मास जो बाहर निकल रहा है वो कम है। उसी का उल्टा अगर हो कि कम फ्लूइड अंदर की तरफ जा रहा हो और ज्यादा फ्लूइड बाहर की तरफ निकल रहे हो, तो हम कह सकते हैं चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां का डेंसिटी घट रहा है। अब देखिए, इसे हम फ्लूइड के वेलोसिटी से इंटर रिलेट कर सकते हैं। मान ले यहां जो फ्लूइड अंदर की तरफ आ रहा है उसका वेलोसिटी ज्यादा है और जो बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी कम है, तो हम कह सकते हैं कि ज्यादा फ्लूइड अंदर जा रहा है इस रीजन में और कम फ्लूइड बाहर निकल रहा है, तो इसका जो डेंसिटी है ये बढ़ रहा है। तो किसी एक रीजन में फ्लूइड का डेंसिटी और उस रीजन में इस फ्लूइड के फ्लो का एक खास वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस को इंटर रिलेट करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो वेक्टर फील्ड कौन सा है एग्जैक्टली अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूं, कुछ देर बाद मैं आपको एलोबोरेट करूंगा वो वेक्टर फील्ड कौन सा वेक्टर फील्ड है जिसके डाइवर्जेंस के साथ इंटर रिलेट हम करेंगे किसी एक रीजन में जहां फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, उस रीजन में उस फ्लूइड के डेंसिटी के रेट ऑफ चेंज को। तो उससे पहले मान ले कि ये एक पाइप है जिससे कि फ्लूइड एंटर कर रहा है और फ्लूइड जो एंटर कर रहा है इसका वेलोसिटी है v और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पाइप का, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है a। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में जो फ्लूइड यहां से आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ के पहुंच जाएगा यहां तक, जबकि ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस होगा v। सो हम कह सकते हैं फ्लूइड v डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन यूनिट टाइम। यही तो होता है वेलोसिटी का डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन वेलोसिटी होता क्या है? यह है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम। तो हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम का फ्लूइड एंटर किया वो इतना वॉल्यूम का फ्लूइड एंटर किया, सो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या वॉल्यूम एंटर्ड इन यूनिट टाइम दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब चूंकि हमें पता है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो यहां पर अगर हम कंसीडर करें इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है, तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के दोनों साइड में अगर हम रो मल्टीप्लाई कर दे, रो और यहां रो, तो हमें यहां से मिलेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से हमें मिलेगा मास। सो हम कह सकते हैं मास फ्लोन, मास ऑफ फ्लूइड फ्लोन पर यूनिट टाइम, ये एक्सप्रेशन है वो, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया को वो क्रॉस कर रहा है। यहां पर ध्यान दें, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये होना चाहिए इस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके डायरेक्शन में, अर्थात ये जो फ्लूइड क्रॉस करेगा नॉर्मली इस एरिया को क्रॉस करेगा, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों क्वांटिटीज को, डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इन दोनों को मिला के एक वेक्टर क्वांटिटी बनाना है। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को मिला के एक वेक्टर बना दिया, इसका नाम हमने रख दिया वेक्टर r। क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये r भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और ध्यान दें ये जो a है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस r को हम क्या कह सकते हैं? ये जो r है ये होगा, आप अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या है? ये पूरा का पूरा टर्म है मास फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो फिर
ये दो टर्म का प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा मास फ्लोन पर यूनिट टाइम थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ये हो गया मास फ्लोन पर यूनिट टाइम थ्रू a unit cross section या क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हमारा पूरा का पूरा डेरिवेशन इस वेक्टर पे डिपेंडेंट होगा। सो इस वेक्टर को हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा ये वेक्टर फील्ड, अर्थात इस रीजन में फ्लूइड फ्लो कर रहा इस डायरेक्शन में, और हर एक पॉइंट में मास फ्लोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट क्रॉस सेक्शन, इस वेक्टर क्वांटिटी को हमने इन एरोज से डिनोट किया है। चूंकि हमें इंटररिलेट करना है इस वेक्टर क्वांटिटी के डाइवर्जेंस को डेंसिटी के रेट ऑफ चेंज के साथ, यहां डेंसिटी का चेंज हो रहा था ना, अगर ज्यादा फ्लूइड अंदर आए कम फ्लूइड बाहर जाए तो डेंसिटी यहां बढ़ेगा, अगर इसी का उल्टा हो तो डेंसिटी घटेगा। तो हमें इंटररिलेट करना है डेंसिटी के रेट ऑफ चेंज को किसके साथ? इस वेक्टर के डाइवर्जेंस के साथ। तो इस वेक्टर के डाइवर्जेंस को हमें कंसीडर करना होगा। डाइवर्जेंस एक पॉइंट रिलेशन होता है, तो यहां पर हम एक बहुत छोटा सा रीजन कंसीडर करेंगे। तो चूंकि चीजें हमें दिखे इसीलिए हम ड्रॉ तो बड़ा करेंगे, लेकिन वो आपको समझना होगा कि वो एक इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट है। तो हमने एक इनफाइनाइटेसिमल वॉल्यूम कंसीडर किया, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, एक क्यूबॉइड कुछ ऐसा, जिसके डायमेंशंस को हम लिख लेते हैं। यह है dx, dy और dz। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ वेक्टर फील्ड्स अंदर आएंगे और कुछ वेक्टर फील्ड्स यहां से बाहर निकलेंगे। इसी पे डिपेंडेंट होगा कि कितना मास इस रीजन में एक्यूमुलेट हो रहा है। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं हम इस फेस को और इस फेस को। तो इस फेस से कुछ वेक्टर फील्ड्स कुछ इस तरह से अंदर की तरफ आ रहे हैं, और चूंकि ये जो डायमेंशन है ये बहुत छोटा है, तो हम ये मान सकते हैं इस रीजन में या इस सरफेस में, इस फेस में हर एक पॉइंट में जो वेक्टर है वो कांस्टेंट है। सो इस सरफेस के हर एक पॉइंट में जो ये वेक्टर है उसे हम कह सकते हैं वेक्टर r, और हमने कंसीडर किया ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो हम इसे कह सकते हैं r एट x, y, z। इसे हम इन शॉर्ट r एट x भी कह सकते हैं। तो चलिए हम इसे इन शॉर्ट r एट x कहेंगे। उसी तरह से इस फेस से जो वेक्टर फील्ड बाहर की तरफ निकल रहा है वो कुछ ऐसा है मान ले, और ये है r, वेक्टर फील्ड r एट, आप अगर ध्यान से देखें ये पॉइंट अगर x होगा और ये लेंथ अगर dx हुआ तो ये पॉइंट होगा x प्लस dx, यहां पर ये होगा x प्लस dx और ये होगा x, और ये जो डिस्टेंस होगा ये इस डिस्टेंस के बराबर होगा, dx के बराबर होगा। सो इसी को हम कह सकते हैं इस वेक्टर को r एट x प्लस dx। तो देखिए जो फ्लूइड अंदर जाएगा इस एलिमेंट के वो rx पे डिपेंडेंट होगा, और जो बाहर निकलेगा इस फेस से वो इस वेक्टर पे डिपेंडेंट होगा, पर एग्जैक्टली नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसे। अगर हम परपेंडिकुलर एक्सीज में स्प्लिट कर लेते हैं तो 3 परपेंडिकुलर एक्सीज में अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एंड z एक्सीज, तो हमने इसे रिजॉल्व कर लिया। तो यहां पर देखें ये जो वेक्टर है इसका x कंपोनेंट जो है rx का x कंपोनेंट, उसी के कारण फ्लूइड अंदर की तरफ जा रहा है, और ये इसका y कंपोनेंट और z कंपोनेंट जो है वो इस फेस पे टेंजेंट है। तो इसके कारण कोई भी फ्लूइड, कुछ भी फ्लूइड अंदर की तरफ नहीं जा रहा। सो रेस्पॉन्सिबल जो कंपोनेंट होगा वो होगा r x एट x।
उसी तरह से अगर हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में, तो इसका जो x कंपोनेंट बनेगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा फ्लूइड के बाहर निकलने में इस फेज से। हम सिर्फ इस फेज की बात कर रहे हैं। सो ये होगा Rx एट x प्लस dx। तो चलिए देख लेते हैं कितना मास अंदर की तरफ जाएगा। और इससे पहले हमने देखा था कि वेक्टर r, इसके साथ अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है मास फ्लोन पर यूनिट टाइम। हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होता है। सो ये होगा r डॉट a। पर चूंकि हमने इसका x कंपोनेंट को कंसीडर कर लिया है, जिसके कारण मास अंदर जाएगा और y और z कंपोनेंट को हमने इग्नोर कर दिया, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि Rx एट x इनटू ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नॉर्मल है Rx, तो इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा इस केस में। तो हम कह सकते हैं कि मास फ्लोन थ्रू, अब इसे नाम दे देते हैं, ये मान ले कि ये जो फेस है, जिस फेस से मास अंदर की तरफ जा रहा है, ये फेस है S1, और जिससे मास बाहर की तरफ निकल रहा है ये फेस, ये है S2। तो मास फ्लोन थ्रू फेस S1 पर यूनिट टाइम, ये बराबर होगा किसके? ये बराबर होगा Rx एट x इनटू ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ये एरिया बराबर होगा dy इंटू dz के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। सो ये एरिया होगा dy इंटू dz। इसी तरह से हमें पता लगाना होगा कि कितना मास S2 से बाहर की तरफ निकल रहा है पर यूनिट टाइम। तो उसके लिए हमें एक स्पेशल टर्म कंसीडर करना होगा। वो स्पेशल टर्म होगा रेट ऑफ चेंज इन Rx अलोंग x एक्सिस, अर्थात x एक्सिस के अलोंग इस r वेक्टर का x कंपोनेंट का किस रेट से चेंज हो रहा है, ये अगर हम पता लगा ले तो देखिए, अगर इस रेट ऑफ चेंज के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dx को, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा चेंज इन Rx। तो उस चेंज इन Rx को जब हम इस Rx एट x के साथ जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा Rx एट x प्लस dx। और देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज इन Rx अलोंग x एक्सिस या विथ रेस्पेक्ट टू x। इसी को हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Rx विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि Rx एट x प्लस dx इज इक्वल टू Rx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Rx with respect to x into dx। तो इससे आगे हम कह सकते हैं कि मास लिविंग थ्रू या फ्लोन थ्रू, कुछ भी कहे, लिविंग थ्रू, अगर हम यहां लिविंग लिखते हैं तो पिछले केस में हमें लिखना चाहिए था एंटरिंग थ्रू। सो मास लिविंग थ्रू S2 पर यूनिट टाइम, ये अब बराबर हो जाएगा Rx एट x प्लस dx इंटू dy इंटू dz के, क्योंकि देखिए ये वो वेक्टर है जो कि इंडिकेट कर रहा है मास बाहर निकल रहा है, और ये जो एरिया है, ये एरिया है फिर से dy इंटू dz। तो इसी को हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा Rx प्लस partial derivative of Rx with respect to x into dx, ये तो हो गया Rx at x plus dx into dy into dz, so into dy into dz।
सो ये बराबर हो जाएगा, देखिए आर एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड के। तो फिर सिर्फ इन दोनों फेसेस के कारण, ये फेस और ये फेस, जो दोनों फेसेस एक्स एक्सिस के अलोंग है, यहां पर देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन उस फेस पे नॉर्मल होता है। तो फिर यही वो दोनों फेसेस है जो कि या तो एक्स एक्सिस के अलोंग है या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। सो मास एक्यूमुलेटिंग, कितना मास जमा हो रहा है यहां पर, एक्यूमुलेटिंग पर यूनिट टाइम सिर्फ उन दोनों फेसेस के कारण जो एक्स एक्सिस के अलोंग है। हो सकता है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो, जैसे कि ये जो फेस होगा, ये जो डायरेक्शन होता है सरफेस का वो होता है नॉर्मली आउटवर्ड्स, तो इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, फिर भी हम उसे अलोंग एक्स एक्सिस ही कंसीडर करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। सो मास एक्यूमुलेटिंग पर यूनिट टाइम वो दो फेसेस के कारण जो कि जिसका डायरेक्शन की अलोंग एक्स एक्सिस है या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये किसके बराबर होगा, ये होगा कितना अंदर गया माइनस कितना बाहर निकला। तो ये बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अब देखें वैसे और भी फेसेस हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस। ये दो सरफेसेस जो है, एक तो ये सरफेस जिसका कि डायरेक्शन होगा अलोंग वाई एक्सिस, और एक ये सरफेस जिसका कि डायरेक्शन होगा अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इन दोनों फेसेस के कारण जो मास एक्यूमुलेट करेगा वो डिपेंडेंट होगा इस वेक्टर आर के वाई कंपोनेंट पे। तो सिमेट्री से हम कह सकते हैं कि मास एक्यूमुलेटिंग पर यूनिट टाइम अलोंग वाई एक्सिस, उन दोनों फेसेस से जो कि अलोंग वाई एक्सिस है या नेगेटिव वाई एक्सिस है, वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटू, सिमेट्री से देखें ये dx इंटू dy इंटू dz ही हुआ। उसी तरह से दो फेसेस और भी है, ये पीछे वाला फेस और ये सामने वाला फेस। इन दोनों फेसेस से जो मास का एक्यूमुलेशन होगा उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा इस वेक्टर का, rx वेक्टर का z कंपोनेंट। तो टोटल मास एक्यूमुलेटिंग जो होगा, टोटल मास एक्यूमुलेटिंग due to all 6 faces, ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर जेड विथ रेस्पेक्ट टू जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अब इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर है नेगेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर जेड विथ रेस्पेक्ट टू जेड, और हमने कॉमन आउट कर दिया dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड को। सो ब्रैकेट के बाहर dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड। अब देखिए ये टर्म किसके बराबर है, ये जो एक्सप्रेशन है ये होगा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर, और ये जो टर्म होगा ये क्या है, देखिए dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये बराबर होगा इस एलिमेंट के वॉल्यूम के। सो इसका वॉल्यूम जो कि बराबर होगा dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड के, हमने इसे माना ये है डी टाउ। सो ये हो जाएगा
नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर, जो कि है ये टर्म, इनटू dx इंटू dy इंटू dz के जगह d टाउ। तो ये हो गया टोटल मास एक्यूमुलेटिंग, ये होगा पर यूनिट टाइम, टोटल मास एक्यूमुलेटिंग पर यूनिट टाइम ड्यू टू ऑल द फेसेस। अब डेफिनेशन से देखें टोटल मास एक्यूमुलेटिंग क्या होगा। सो बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं, बाय डेफिनेशन टोटल मास accumulating पर यूनिट टाइम, ये किसके बराबर होगा। देखिए हमें पता है कि मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के, तो फिर रेट ऑफ चेंज इन मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ये होगा डी डी टी ऑफ रो इंटू वी। अब यहां पर रो इंटू वी में ये वी तो एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि हमने शुरू से कंसीडर किया जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। सो इसी को हम कह सकते हैं डी रो डी टी इंटू वी। यहां पर वी वॉल्यूम ये कांस्टेंट टर्म है। सो यहां हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन टोटल मास एक्यूमुलेटिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू डी रो डी टी इंटू वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम क्या है, यहां पर वॉल्यूम हमने कंसिडर किया डी टाउ, सो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम की जगह डी टाउ। तो इस टर्म को और इस टर्म को बराबर होना है। सो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर इंटू डी टाउ इज इक्वल टू डी रो डी टी इंटू डी टाउ। सो यहां पर ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे और हम कह सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन डेंसिटी, टाइम रेट चेंज इन डेंसिटी। सो ये बराबर होगा डाइवर्जेंस ऑफ आर प्लस डी रो डी टी इज इक्वल टू 0। यही होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।